सादर प्रणाम। नई संसद, संविधान की धुआई या सियासी लड़ाई, आज यह हमारी चर्चा का विषय है। दरअसल आज चर्चा तो हमें करनी थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर। 9 साल पूरे हो गए, एक लंबे अंतराल के बाद देश में एक ऐसी सरकार 9 साल तक स्पष्ट बहुमत के साथ मौजूद रही, एक ही दल की, तो उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन पूरा देश इस समय दूसरे मुद्दे पर चर्चा में व्यस्त है, और वो चर्चा जहां सरकार बैठती है उस जगह को लेकर, अर्थात संसद, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। उस संसद के नए भवन का लोकार्पण 28 मई को होना प्रस्तावित है, अर्थात एक दिन बाद। अब उसके लोकार्पण को लेकर इस समय सियासत का दौर जारी है। वैसे उद्घाटन को लेकर ही सियासत नहीं है, जब से इसकी घोषणा हुई थी और जब से इसका निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से ही यह योजना निशाने पर ही विपक्षियों की। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज रहा कि आगे बनाने की जरूरत क्या है, और बनाने की जरूरत है तो उसी बीच में कोविड आ गया, तो कोविड के दौर में इतना भारी भरकम खर्चा करने की जरूरत क्या है। और अब जब बन गया है तो इसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर विवाद है। लेकिन विवाद केवल इतना ही नहीं है, विवाद इसकी तारीख को लेकर भी है कि आखिर यह लोकार्पण 28 मई को क्यों हो रहा है। विवाद अब इस दौरान अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया को लेकर भी है। एक नया शब्द हमारी जानकारी में आया, सेंगोल, तमिल का शब्द है। सामान्य भाषा में इसे राजदंड के तौर पर प्रयुक्त करते हैं। एक राजदंड खोज के निकाला गया है और यह बताया गया है कि जब अंग्रेजों से देश को आजादी मिली थी तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इस राजदंड को, इस सेंगोल को, तब देश के प्रधानमंत्री चुने गए जवाहरलाल नेहरू के हवाले किया था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संग्रहालय में रखवा दिया। अब उस संग्रहालय से निकलवाकर इसको संसद में प्रतिष्ठित किया जाएगा, यह भी विवाद का विषय है। तो कुल मिलाकर देश में चर्चा जनता के भविष्य को लेकर नहीं हो रही। देश में चर्चा जनता के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को लेकर नहीं हो रही। देश में चर्चा देश का भविष्य कैसे बनेगा इस पर नहीं हो रही। चर्चा अगर हो रही है तो संसद क्यों बन रही है, संसद का उद्घाटन कौन कर रहा है, संसद में राजदंड क्यों रखा जा रहा है, इस पर हो रही है। पर हो रही है तो हम भी इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है। क्या सत्ता पक्ष ऐसा ही मुद्दा विपक्ष के हवाले रखना चाहता है, या विपक्ष किंकर्तव्य विमूढ़ है और इसलिए ऐसे विषय चुन लेता है जिसके संदर्भ में एक वर्ग इस बात पर विचार करता है कि क्या यह भी कोई विवाद का विषय हो सकता है, क्या यह भी कोई विमर्श का विषय हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि यदि आदर्श राज्य के स्वरूप को सख्ती के साथ बनाए नहीं रखा गया तो वह अपने आदर्श रूप को खो बैठेगा और उसका पतन होकर वह एक निरंकुश शासन तंत्र में बदल जाएगा। प्लेटो के द्वारा यह बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर अपनी नीतियों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सरकार को सजग रहना चाहिए और सख्त भी रहना चाहिए। इस भाव को अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान प्रतिनिधि हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। मामला संविधान की परंपराओं का है तो इसलिए प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, भाजपा को बहुत बात है पर पार्टी के स्तर पर यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में आता है। उसके प्रतिनिधि के तौर पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जिसने इस मुद्दे को मुखर किया, जिसने इस मुद्दे को सबसे पहले शुरू भी किया और जो इस मुद्दे को लेकर अभी भी झुकने के लिए या मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में राजपूत जी हैं, और इन तीनों के बीच में हमारे साथ में अपनी सख्त, तल्ख और बेबाक टिप्पणी देने के लिए श्रवण जी है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। उत्सव का समय, उल्लास का समय, आनंद का समय, उस समय आपकी नाराजगी, आपकी कटुता, आपकी तलखी क्यों? इसलिए कि जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, ऐसे आयोजन करते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको खलते हैं पर आपको संसद भी क्यों खल रही है, ये सवाल आजकल भाजपा के नेता पूछ रहे हैं। भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी से नाराजगी ठीक, पर देश से क्या नाराजगी हो गई भाई कांग्रेस की? क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? और अपनी नाराजगी में आपने 19 और दलों को शामिल कर लिया, ये ठीक किया आपने।
हिमांशु भाई कहते हैं ना कि सरजमीन हिंद हिंदुस्तान बनता गया। ये हमारा हिंदुस्तान कुछ ऐसे बना है कि काफिले बसते जा रहे थे, हिंदुस्तान बनता जा रहा था। और आज आपने एक बड़ी अच्छी हिंदुस्तान बनता जा रहा था और आज आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष ऐसा है, विपक्ष को ऐसे मुद्दों में फंसाते हैं जो मुख्य मुद्दों पर बात ही नहीं होती। तो हम इधर उधर के मुद्दों पर बात ही नहीं करते, हम तो अपने 9 मुद्दों पर बात करते। पिछले 9 साल की सरकार है और हमारे 9 सवाल हैं। अर्थव्यवस्था पर ये जवाब देना चाहिए कि आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं, 20,000 करोड़ किसके हैं, आप हमें बताइए। महंगाई और बेरोजगारी आसमान नहीं छू रही है क्या? दूसरा सवाल कृषि और किसान का किसान की आय दुगनी हो गई क्या? भ्रष्टाचार का है तो भाई आप LIC से लेकर के SBI तक के पैसे को अपने दोस्त के पास, और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि चीन के सामने झूला भी झूल रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और उसके बाद वो हमारे 20 सैनिकों की हत्या भी करके जा रहा है, और उसके बाद भी आप हाथ मिलाने को तत्पर हैं। 18 बाद मिल रहे हैं। आप इसके बाद सामाजिक सद्भाव पर आ जाइए। सामाजिक सद्भाव की स्थिति क्या है? आपके सामने की परिस्थितियां हैं। और इस तरीके के जितने ये सवाल हैं हमारे, इन सारे सवालों का जवाब देने की वजह से बजाय ये लोग आ गए एक दंड लेकर के, और आप तमाम चीजों को उठाइए। तो सारी चीजें की बात हम जो आपसे कह रहे हैं ना हिमांशु भाई जी, कि हम तो मुद्दे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप होती है जी। अब आप खुद ही बताइए, आप मर्मज्ञ हैं, श्रवण जी, मोहन जी भी बैठे, प्रेम प्रकाश शुक्ला जी भी बैठे जी। आप हमको बता दीजिए कि सदन जो क्या नाम संसद जो है 3 अवयवों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और इनके ऊपर राष्ट्रपति जी। अगर हम संविधान, और हमारे संविधान में संविधान प्रमुख है, अगर संसद बनी है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं उसमें सम्मिलित हो सकते? मान लीजिए आप उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराना चाहते हैं, कराइए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट साहब वो क्यों नहीं वहां पर? आप मुझे बताइए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है संसद की, आप उसमें ऐसे क्यों? शिलान्यास जब हुआ था तब दलित राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया गया। आज की डेट में जब संसद का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय आदिवासी और महिला राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा, आखिर क्यों? तो मुद्दे हम भटका रहे हैं या मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है? सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या आजकल अमित शाह जी की बात नहीं सुनते हैं? क्या भाजपा के अन्य नेताओं की बात नहीं सुनते हैं? आपके सवाल का उन्होंने आपसे तो तोड़ा निकाला है। जिस छत्तीसगढ़ में मैं बैठा हूं ना, वहां का एक शिलापट्ट इस समय हर भाजपा के मोबाइल पे है। वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी हैं, और उसमें भूपेश बघेल जी मौजूद हैं और बाकी सब मौजूद हैं। लेकिन उसमें राज्यपाल जो उसी आदिवासी समुदाय से आती थी, जिस आदिवासी समुदाय की चिंता इस समय आप लोग बहुत कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के लेकर, वो अपने राजभवन में बैठ के टुकड़ टुकड़ देखती रही क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं आपने। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं, उस समय कहाँ गई थी आत्मा, उस समय कहाँ गई थी नैतिकता, उस समय कहाँ गया था संविधान? आप सवाल कर रहे हैं। ऐसे मणिपुर को लेकर भी बात करते हैं, उसके लोकार्पण समारोह की तस्वीरें बताते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर देश का, सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? बच्चे बच्चे को पता है, वो प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, 10 दिसंबर को इस सरकार के द्वारा शिलान्यास किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुल जमा 28 महीनों में भवन बन के तैयारी भी हो गया। आजकल इतने तक तो सरकारी भवनों के डिजाइन बनते हैं, अब पूरा भी हो गया। अब व्यक्ति ने जब इतना सब कुछ किया है तो उसका फीता भी अगर वो काट ले रहा है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है? भाई, अगर राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? ये तो समझाओ देश को सुरेंद्र जी। अब बिल्कुल आप यह बातें करी, मैं एक चीज से तो श्योर हूं कि पहले मणिपुर वाला और छत्तीसगढ़ वाला सवाल आपका तो हो नहीं सकता जी। ये भाजपा वालों का होता है, क्योंकि कम पढ़ लिख करके आते जी। ये आपका सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि आप संविधान के मर्मज्ञ भी हैं और आप ये जानते हैं
कि राष्ट्रपति देश का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसको लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं जी। लेकिन राज्यपाल जी जो होते हैं वो सरकार के नामित व्यक्ति होते हैं जी। आप तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, भाजपा वाले जानते हो ना जानते हो, क्योंकि उन्हें संविधान की आत्मा को मारने का शौक है, हमेशा संविधान को नहीं मारते सुरेश जी, मैं रहते। इतना भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ा भी आपसे मुझे सीखना है। ये जो संसद बनती है ना, तो संसद के अंदर में आपने बताया कि ये दोनों सदन और उसके साथ में राष्ट्रपति से बनती है। ये जो विधानसभा है ना, वो किससे बनती है? उसमें राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? थोड़ा समझाइए ना। मैं जी, मैं फिर से कहता हूं, फिर से आप उस चीज को देख लीजिए, बैठे हुए हैं और आप ये क्या नाम अपने विधानसभा अध्यक्ष से भी अगर ये ईमानदारी से बताना चाहें, राष्ट्रपति देश के संविधान प्रमुख के रूप में क्या नाम देश के एमपी एमएलए और क्या नाम राज्यसभा लोकसभा के लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसलिए वो संविधान प्रमुख है। राज्यपाल संविधान प्रमुख नहीं है, राज्य प्रमुख हो सकता है। वो सरकार का एक जिस तरीके से क्या नाम एक सरकार केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति किसी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं काम करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में देश के चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इन दोनों में आप अंतर बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि शायद हो सकता है कि आपकी एडिटोरियल टीम ने कुछ लिख करके दे दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जिम्मेवारी से कहता हूं कि यह बात मैं पूरी तरीके से सच कह रहा हूं। राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई मूर्ख आदमी ही मिला सकता है जी, उसको कोई भी विवेकशील आदमी एक साथ नहीं मिला सकता। यह अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, संविधान में बिल्कुल क्लियर है। राज्यपाल के बगैर काम चल जाएगा, राष्ट्रपति के बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत साफ सी बात है, तो इस चीज को बहुत क्लियर कट है, तो आप इस चीज को तो आप हटा दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी। अगर देश की संसद जिसमें राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी की अक्षुण्ण भूमिका है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पानी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, अगर उनको बुला ले तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? अच्छा, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? मतलब सुरेश जी, आपका मानना है कि दर्शक दीर्घा में राष्ट्रपति को बुलाकर बिठाया जाए और प्रधानमंत्री उस समय फीता काटे और फिर ये दृश्य देश को दिखाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए। इस दृश्य को रचने के लिए इतना प्रपंच है। जी, हमारा प्रपंच नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रपंच है। जी, ये हमारा नरेंद्र मोदी जी का प्रपंच है, क्योंकि वो एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र की भूमिका है, लोकतंत्र में एक तंत्र बनाना चाहते हैं और इसलिए संसद भवन में बाकी लोगों को दूर रखा हुआ है जो इस संसद का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर होते हैं और चाहे राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। ये दलील है सुरेंद्र राजपूत जी की। अब प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को बड़ी अपेक्षा प्रेम प्रकाश जी से है। ये प्रेम प्रकाश जी कुछ विवेक सम्मत बात करेंगे, कुछ तथ्यपूर्ण बात करेंगे और उन्होंने कहा है कि जो भी विवेकवान आदमी होगा वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिलाकर बात नहीं करेगा। तो अब दांव पर है आपकी विवेकशीलता और विद्वता। प्रेम प्रकाश पांडे जी, सुरेंद्र राजपूत जी के शब्दों में थोड़ा बताइए अपनी विवेकशीलता और विद्वता को। देखिए, पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं, एक मोदी विरोध के नाम पर इतने अच्छा काम और इतना जो एक ऐतिहासिक काम हो रहा है उसको कंट्रोवर्सी शुरू से पैदा कर रहे थे। जी, आपने अपने इंट्रो में ही बताया जी कि जब ये संसद भवन बन रहा था तब क्यों बन रहा है, आगे जा करके कि कोरोना के समय क्यों बन रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। कोई तो लोग बोलने लगे कि मोदी जी इतना करोड़ का अपना घर बना रहे हैं। फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये है और पहले के बजट से कम में बना, बहुत सारी चीजें रही। जी, जहां तक राजपूत जी जो बोल रहे थे, मैं उनको बता दूं कि जैसे राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट के पार्ट एंड पार्शियल हिस्सा हैं, वैसे ही राज्यपाल महोदय लोग भी ये भी विधानसभा के पार्ट एंड पार्शियल हिस्सा हैं। जी,
इनका भी उतना ही संवैधानिक दायित्व और अधिकार है संविधान में जितना कि राष्ट्रपति महोदय का संसद के ऊपर है। ये जरूर है कि निर्वाचन जो है वो निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति चुनी जाती है और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। तो इसलिए दोनों की संवैधानिक स्थिति में विधानसभा के मामले में या लोकसभा के मामले में एक ही स्थिति है, दोनों पार्ट एंड पार्शियल उसके पार्ट हैं, एक स्थिति है जी। अब रही बात कि इन्होंने कहा कि क्यों नहीं किया विधानसभा में, देखिए सोनिया गांधी राहुल गांधी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी नहीं थे जी। मेघालय का आपने भी जिक्र किया कि वो एनएससी की चेयरपर्सन थी तब किया, राजीव गांधी ने एनएक्सी का किया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का किया। तो देश का प्रधानमंत्री जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो अगर पूरे संसद का प्रमुख होता है तो अगर वो उसका उद्घाटन कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति है प्रेम प्रकाश पांडे जी, और मेरी तो सख्त आपत्ति है आपसे इस दलील के संदर्भ में कि देखिए इंदिरा गांधी ने लाइब्रेरी का किया, राजीव गांधी ने एनएक्सी का किया। भाई आप देश को क्या बताते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता या नेता होने के नाते कि देखो कांग्रेस ने इस देश में कोई काम ठीक नहीं किया, कांग्रेस ने कोई नीति ठीक नहीं की। अब जब आपके फैसले पर सवाल उठ रहे हैं तो आप दलील क्या दे रहे हो? देखो कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया था, कांग्रेस ने जो किया था वही आपको करना है, तो फिर कांग्रेस के फैसलों को सवालों के घेरे में क्यों लाते हो? मानो आप कि कांग्रेस ने काम अच्छे किए थे, कांग्रेस ने जो काम किए थे वो हम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो दोनों उदाहरण आप देते हैं उसमें एक प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका रही, चाहे वो एनएक्सी के संदर्भ में थी, चाहे पुस्तकालय के संदर्भ में थी। तो कुल मिलाकर अभी जो सवाल है ना प्रेम प्रकाश पांडे जी, वो इस बात को लेकर है कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक सर्व स्वीकार्यता बनाने के लिए, एक लोकतंत्र की गरिमा को और ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया से आके बोला ना कि देखो वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष कैसे साथ बैठते हैं, पर आप यहां साथ बैठने कहां देते हैं? विपक्ष के साथ आपका जो व्यवहार है उसके बाद कोई साथ बैठे तो कैसे बैठे? तो प्रेम प्रकाश जी थोड़ा बताइए तो सही ना। अगर सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप एक तंत्र में जाना चाहते हैं तो उनकी बात को कैसे खारिज करते हैं? जी देखिए सुरेंद्र सिंह जी या कांग्रेस या जितने भी विपक्षी दल हैं जी, उनका एक उद्देश्य है कि मोदी जी का विरोध करना है जी, मोदी जी कोई भी काम करे उसका विरोध करना है। अभी वो जितनी बातें कर रहे थे, जिन आर्थिक नीतियों की बात कर रहे थे वो आर्थिक नीति वो ही ले आए थे सारी चीजों में। और देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया था उद्घाटन इसका शिलान्यास हमारे विधानसभा का, और हम कांग्रेस से कैसे डिफर हैं? मध्य प्रदेश की विधानसभा का नामकरण जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी पे किया गया। आज तक किसी भी विधानसभा का नाम किसी राजनेता पे नहीं किया गया। तो कांग्रेस तो ये करती आई है, हम नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च अगर निर्वाचित संसद के सबसे बड़े अगर कोई हैं लोकतंत्र में तो प्रधानमंत्री हैं। और देखिए पार्लियामेंट को इसीलिए तीनों अपने संविधान में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट तीनों को ऊपर माना गया। लेकिन फिर भी जब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि कुछ भी हो लोकसभा का जो नेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उद्धृत किया जा चुका है, ये सबसे बड़े नेता हैं। ये पार्लियामेंट चूंकि सोवर्ण पार्लियामेंट है इसलिए इसकी सोवर्निटी सबसे ऊपर है। और इसलिए हम देखते हैं कि जुडिशरी जहां व्याख्या भी करती है तो पार्लियामेंट को यह अधिकार रहता है कि वो उसका आपका संशोधन करता है। इसलिए पार्लियामेंट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे सर्वोच्च नेता है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। विपक्ष के पास कुछ नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे मामलों को इकट्ठा करके इसका विरोध करना है और कोई उसका कारण नहीं। मैं दो विषयों पर और टिप्पणी कर ले, क्या है, मुझे जाना ब्रजमोहन जी के पास है। एक ये सेंगोल राजदंड, इसको भी आप लेकर आ गए और बता रहे हैं कि आप कितनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ मानते थे
उन्हीं का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए। बता रहे हैं देश को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से, और तब जाके लॉर्ड माउंटबेटन को इस तरीके से दंड बना के दिया था और उन्होंने उन्हें हस्तांतरित किया था, और बाद में उन्होंने उसे संग्रहालय में रखवा दिया। संग्रहालय में रखवाया था ना भाई, कूड़ेदान में तो नहीं रखवाया था। आप तो इसको भी मुद्दा बना रहे हैं, किस लिए प्रेम प्रकाश जी? अच्छा, अगर वो वहां पर सभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा जहाँ के लिए नियत था, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, केवल ये दलील के संदर्भ में मेरा था कि आज आपके यहां से कहा गया कि कांग्रेस ने तो उसे वॉकिंग स्टिक समझ लिया था, तो थोड़ा समझना चाहता हूं भाई कि वॉकिंग स्टिक कैसे हो गई हो। मैं उस बारे में नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वहां पे रखा जा रहा है राजदंड, तो क्यों नहीं? देखिए, अपने यहाँ पहले जब राजपुरोहित राजा को वहां पर राजगद्दी पे बिठाता था, तब उसको कहता था कि भाई तुम ही सबसे बड़े हो राजा, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। और उसके बाद ये परंपरा रही कि एक राजपुरोहित जो है राजदंड से उसके सिर पे मार के कहता था कि नहीं, ये राजदंड जो है ये आपके ऊपर है। अगर इस परंपरा को वहां पर ले आकर के रखा जा रहा है तो कौन सी बुरी बात है? अच्छी तो है, अच्छी तो है। ये प्रेम प्रकाश जी की दलील है, पर ये समझूंगा मैं सुरेश राजपूत जी से, उन्हें इस पे भी ऐतराज है, उनकी पार्टी को। जयराम रमेश उस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, तो समझ नहीं चाहेंगे कि उनकी ही पार्टी के द्वारा, उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता के द्वारा जो किया गया था, आज उसे और ज्यादा अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस पर ऐतराज क्या है? पर मैं आना चाहता हूं ब्रजमोहन जी के पास। क्या हो गया ब्रजमोहन जी? अडानी के मुद्दे पर घेरा गया, इसलिए इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ देने के लिए खड़े हो गए आप। थोड़ा समझाइए तो सही, कांग्रेस का ऐतराज और उसके प्रति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ थोड़ा समझना मुश्किल है हमारे को कि भाई इसमें आप ऐतराज किस बात को लेकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण पे ऐतराज है, नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण पे ऐतराज है। पहले तो ये समझना चाहते हैं ऐतराज किस बात पे है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस पे ऐतराज है, या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस पे ऐतराज है? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोगों का ऐतराज इस बात पे कि संविधान की अनदेखी की जाए। अच्छा, ना हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और ना ही हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता को उसका वहां पर जाकर उद्घाटन लोकार्पण करना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये विशुद्ध रूप से हम लोगों के लिए संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भ्रम का शिकार है। भ्रम का इसलिए कि अभी मैं आदरणीय पांडे जी को सुन रहा था, आपके पूछे गए प्रश्न का तो कोई जवाब पांडे जी ने दिया नहीं, लेकिन जो बातें आप जो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस अभी तक करती आई है, अगर कांग्रेस ने कोई गलती की है तो भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी गलती करके बताना चाहती है कि हमने आपको ही अपना आदर्श माना हुआ। अगर हम ये मान भी लें, जो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, तो इसका मतलब होगा छत्तीसगढ़ में तत्कालीन गवर्नर को नहीं बुलाया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएगी। ये क्या है? आप एक तरफ जब उनका आपने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की आपने ये कहा कि वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी होंगी एनडीए की तरफ से, उस समय प्रेस नोट आया था, मैंने अच्छे ढंग से सुना था, जिसमें आदरणीय अमित शाह साहब और नड्डा साहब ने कहा था हमने एक आदिवासी शिक्षित महिला को चुना है राष्ट्रपति पद के लिए। तो जब आपने दो चीजें उनके साथ अलंकृत की थी, महिला और आदिवासी, आज अगर हम लोग सब मिलकर ये कहते हैं कि आप राष्ट्रपति को वो अधिकार दीजिए, वो सम्मान दे दीजिए, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता को आप वो सम्मान दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी मुझे दो तीन सवाल करना चाहता हूं। आपने जो बात रखी ना, बार बार बता रहा हूं, संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। भाई संविधान का नियमानुसार चल रही है सरकार की नहीं चल रही है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला देश का सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका लगी थी, धमका दिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तुम्हारे ऊपर जुर्माना ना लगा दें, याचिकाकर्ता भाग खड़े हुए, का उल्लंघन नहीं हो रहा। अब बदलेंगे अपना फैसला, क्योंकि संविधान के उल्लंघन की दुहाई दी ना आपकी, तो संविधान का तो उल्लंघन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से जाहिर हो गया, बर्ताव से जाहिर हो गया है। तो विचार करेंगे ब्रजमोहन जी? दो बातें, पहली चीज ये कि ये सुप्रीम कोर्ट पे रिट लगाने वाले लोग कौन थे,
और उन्होंने अपनी उस रिट में प्रेयर क्या की थी उस पर निर्भर करता है। तो मैं ये सोचता हूं कि उस मुद्दे पे बात करने की जगह शायद ये ज्यादा बेहतर होगा कि पूरा देश इस बात को देख रहा है, पूरा आदिवासी समाज इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अरे आदिवासी ब्रजमोहन महिला जी, इतने मासूम आदमी तो आप नहीं हो। लगाने वाला कौन था? मतलब अब न्याय क्या माथे पर देख लगा रहा है, इसके आधार पर फैसला आना चाहिए, आप इसकी हिमायत करेंगे? या याचिका में मुद्दा क्या है, इस पर आप फैसला करेंगे? याचिका में मुद्दा तो यही था ना कि प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण ना करें, राष्ट्रपति करें, उसके संदर्भ में फैसला दे दिया कोर्ट ने। तो अब इसके बाद में आप कह रहे हैं कि याचिका किसने लगाई, ये महत्वपूर्ण है वाकई। उस प्रेयर में लिखा क्या है जी ठीक है, फैसला आ गया, फैसले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या प्रेयर की गई है, लोग कौन है, इन सारी बातों को इस पे एक अलग बात की जा सकती है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं खास तौर से कि ये जो मौका है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था तो उनको क्या आपत्ति कि अगर देश की महिला राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है वो अगर उसका लोकार्पण कर दे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर देश के राष्ट्रपति है वो, और उनको यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि अनसुईया उइके जी को, आदरणीय अनसुईया उइके जी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नहीं बुलाया था, इसलिए वो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे? क्या है ये? बहुत परेशान है भाई, द्रौपदी मुर्मू को यह अधिकार क्यों नहीं दिया? तो श्रवण जी, अब मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा इन सबकी परेशानियों का शमन कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जवाब से भी शमन हुआ नहीं, तो आपसे उम्मीद बची है मेरी इस कार्यक्रम के अंदर। आप ईमानदार बताइए कि परेशानी क्या है? देश का प्रधानमंत्री संसद का लोकार्पण कर रहा है, नए भवन का, यह परेशानी का विषय है। यह एक शख्स है, नाम उसका नरेंद्र मोदी है, और उसके द्वारा यह लोकार्पण किया जा रहा है, यह परेशानी का विषय है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए या एक साथ देखना चाहिए? श्रवण जी देखिए हिमांशु जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जिस निर्णय के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने जो जितना मैं समझ पाया हूं जी, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया है जी। उन्होंने सरकार जो कर रही है उसको जायज ठहराया या नाजायज ठहराया, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है जी है ना। उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है जी और संवैधानिक हो रहा है। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने से मना कर दिया जी जो मैं समझ पाया हूं, बाकी आप ज्यादा जानते हैं। जी। जो बहस का मुद्दा है ना हिमांशु जी, जो आपने उठाया है और जो चर्चा में से निकल कर आ रहा है, कि मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है जी कि विपक्ष को आखिर क्या करना चाहिए, इस देश में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष को क्या तालियां बजाने का काम सौंप दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जैसा करें वैसा आप तालियां बजाइए, अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो आप देश में घृणा फैला रहे हैं, आप देश में विद्वेष फैला रहे हैं। आप क्या सिडनी का टाउन हॉल संसद को बनाना चाहते हैं कि जहां विपक्ष नेता भी बैठा है, सारे सांसद बैठे हैं, पीएम कह रहा है वहां बैठ के ऑस्ट्रेलिया का, यू आर माई बॉस, यू आर अवर बॉस। तो आप चाहते हैं जब राहुल गांधी तो है नहीं वहां, तो खड़के साहब कहेंगे यू आर अवर बॉस। आप क्या चाहते हैं हिमांशु जी, या देश क्या चाहता है? देखिए मुद्दा बहुत साफ है इसमें, और जो नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि मोदी इस समय देश बन गए हैं और मोदी इस समय संसद बन गए हैं। आपने जो प्लेटो की बात कही थी ना अपनी बातचीत के शुरू में, जब आपने कोट किया था प्लेटो को, निरंकुश शासन तंत्र की बात कही थी आपने, बहुत अप्रोप्रिएट था वो जी। जो डर लग रहा है वो निरंकुश शासन तंत्र का लग रहा है जी। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एक अवसर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दे दिया है। जी। मतलब प्रधानमंत्री ने पर हैं विपक्ष के, इसमें दो मत नहीं है जी। मतलब मैं इसको कोई मतलब ये नहीं मानता हूं कि अगर राष्ट्रपति करती तो फिर विपक्ष जो है वो बहुत प्रधानमंत्री की आरती उतारने लगता, इसमें भी नहीं मानता हूं।
प्रधानमंत्री ने मौका दे दिया, और प्रधानमंत्री इस तरह के अवसर देते रहते हैं यह बताने के लिए कि देश को किसी और की जरूरत ही नहीं है, मतलब संसद की भी जरूरत नहीं है। और इस बात से जो संदेश जाता है देश में, वो जैसा आपने भी कहा है कि सारा काम जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं देश में, हर चीज उन्होंने ही बनाया भवन, तो फिर उनको क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो आपने भी संदेश देने की कोशिश की प्रकारांतर से, वो ये कि देश को राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, और हम उस दिशा में जा रहे हैं कि एक आने वाले भविष्य में नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो प्रहार है विपक्ष का, ये इस बात को लेकर नहीं है हिमांशु जी, एक गलत प्रचार हो रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। जब इसका शिलान्यास हुआ था जी तब राष्ट्रपति कोविंद थे, उनको नहीं बुलाया गया था। जी राम मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। आप मुझे बताइए कि एक, अगर आप संविधान को मानते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष भारत को मानते हैं, और आप हवन करवा रहे हैं संसद में उसके उद्घाटन के अवसर पर, आप ये संसद नहीं बना रहे हैं, ये राम मंदिर का एक्सटेंशन बना रहे हैं। आप देश और दुनिया को संदेश क्या दे रहे हैं? ये पांडे जी कह रहे हैं विपक्ष को कुछ नहीं मिल पाया इसलिए विरोध कर रहा है उससे विपक्ष के पास। आप पांडे जी बताएं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। आप भी विपक्ष में रहे हैं, अभी भी विपक्ष में हैं छत्तीसगढ़ में, क्या करना चाहिए आप बताएं। आप क्या कर रहे हैं वहां? ये भूपेश बघेल की जय जयकार कर रहे हैं क्या आप वहां पर बैठ के? आप भी तो मुद्दा उठा रहे हैं ना कि वो अनुसुईया जी को नहीं बुलाया विधानसभा के टाइम पे। तो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वही तो हम उठा रहे हैं। तो विपक्ष के ये जो लोग हैं वो यही तो उठा रहे हैं जो आप उठा रहे हैं। पर श्रवण जी, मैं बीच में ये जानना चाहूंगा, पर कुछ विपक्षी इससे अलग क्यों हो जा रहे हैं? अब वो नवीन पटनायक हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमें शामिल होना चाहिए। वो बहन मायावती हैं, उन्होंने तो धारावाहिक तौर पर ट्वीट किए नहीं देश महत्वपूर्ण है, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो वो भी पहुंच रही हैं। एक YSR वाले हैं जगन रेड्डी जी, वो भी पहुंच रहे हैं, और बीजेपी सूची जारी कर रही है, ये सब रहेंगे। क्या कहेंगे श्रवण जी? सहमत हूं आपकी बात से कि उन्होंने कहा कि आपके पास 20 हैं पार्टियां विरोध करने वाली जी, तो हमारे पास समर्थन करने वाली 25 हैं जी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इसको मुद्दा मत बनाइए कि वो 25 वो और 20 ये 45 मिलकर विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये प्रजातंत्र है अपने देश में, और ये हमारी खूबी है जी कि कुछ लोग सरकार के साथ हैं। मायावती जी सरकार के साथ खुले तौर पर हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो, जी, खुला आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थी। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम देखें हिमांशु जी, 12 से 13% वोट शेयर था बीजेपी के बाद, सबसे ज्यादा जी। एक सीट मिली उनको, तो खुश हैं वो। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप तो चिंता इस चीज की कीजिए कि प्रजातंत्र में अगर एक भी आदमी विरोध कर रहा है तो उसके विरोध का सम्मान होना चाहिए। ये मुद्दा है। मतलब अगर आप प्रजातंत्र को मानते हैं तो आपको 20 राजनीतिक दलों के विरोध का संज्ञान लेना चाहिए, और अगर आप तानाशाही को मानते हैं तो आपका ये तर्क बिल्कुल सही है कि सभी लोगों को इस समय ये डेमोक्रेसी का मामला है जो कि नहीं है, वहां उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का गुणगान करना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति की अवमानना आप बताइए कि कैसे संभव है ये। और आपने जो दिन चुना है, सावरकर का जन्मदिन चुना है, सावरकर को समर्पित दिन चुना है, आप मतलब
आप कोई भी दिन चुन सकते थे। आप तो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठा दिया है श्रवण जी ने। मैंने जिक्र किया था, जाना मुझे सुरेंद्र राजपूत जी के पास है, लेकिन चला जाता मैं ब्रजमोहन जी के पास हूं। ब्रजमोहन जी, आप इसलिए भी आ गए क्या? सावरकर की जयंती को चुना है संसद भवन के लोकार्पण के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार नहीं है, इसलिए हम इस आयोजन का बहिष्कार करते हैं। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? आदरणीय सावरकर जी के मामले में हम लोगों की बहुत ही स्पष्ट धारणा है कि वो देश के आजादी के एक तो पुरोधा थे जी, और उन्होंने अपने हिसाब से देश की आजादी में जो भी संघर्ष किया उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ उस पर विवाद की जरूरत ही नहीं है और उस पर सारे बात, अरे जिनके साथ खड़े रहते हो आप, वही तो ये विवाद पैदा करते हैं, वही बताते हैं देश को कि ऐसे आदमी का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, और आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर साथ में खड़े हो जाते हैं। बस अडानी के मामले पे अलग जाते हैं, और जब संसद का मामला आया तो फिर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। कैसे माने आपके सावरकर के प्रति आपको सम्मान है? बल्कि आपके साथ तो अपेक्षा होनी चाहिए थी। भाई, वीर सावरकर की जयंती के मौके पर संसद को देश में लोकार्पित किया जा रहा है, नए भवन को। हम सारी बातों को भूलकर इस आयोजन में शामिल होंगे, आप तो बहिष्कार कर दिए। तो सवाल उठेगा ना ब्रजमोहन जी, क्या किया आपने? महाराष्ट्र की जनता को कैसे जवाब देंगे भाई आप? इंदिरा गांधी ने इस मामले में स्वीकार किया था, उन्होंने पत्र लिखा है और इस बात को राहुल गांधी जी ने भी माना है कि ये चीज अब विवाद के लिए नहीं है, इस पे सारी बातें हो चुकी हैं, हम आगे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस मुद्दे पे बात करने की जगह ये बात करना ज्यादा बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से भ्रमित पार्टी है। मतलब मैं कहता हूँ ये भ्रमित जनता पार्टी है, भारतीय भाजपा नहीं है। ये भ्रम का शिकार है। इनको मालूम ही नहीं है कि कब क्या ये करना चाहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमको रेसकोर्स का नाम इसलिए बदलना है क्योंकि वो ब्रिटिश शासन का प्रतीक है, और दूसरी तरफ जो वायसराय माउंटबेटन ने 15,000 जो दिए थे ब्रिटिश खजाने से, उसका जो सेनेगल है उसको लाके वो स्थापित करना चाहते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे कि इनको अंततः इनको करना क्या है, इनके सामने मुद्दा क्या है। चूंकि छत्तीसगढ़ के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी आ जाते हैं, तो इसलिए ये वहां पे राष्ट्रपति को आदरणीय राष्ट्रपति को बुलाने को तैयार नहीं है। क्या है ये, क्या चाहते हैं, ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं है इनके सामने। और इसीलिए विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बात को समझ पा रहा है कि इसके ब्रजमोहन जी, भाजपा तो भ्रमित पार्टी है, नाम के साथ में आपने बढ़िया बात कह दी। मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर दोहराता अपने सवाल। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के मौके पर नवीन संसद भवन के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल होगी या उनकी जयंती के मौके पर हो रहे इस पावन समारोह का बहिष्कार करेगी? लोग सवाल तो करेंगे, स्पष्टता है कुछ? कांग्रेस पार्टी उसमें शरीक नहीं होगी, क्योंकि ये वीर सावरकर की जयंती से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके भ्रम का कार्यक्रम हो रहा है। ये आप शिलान्यास भी आप ही करेंगे और लोकार्पण भी आप ही करेंगे। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप देश के राष्ट्रपति को ये सम्मान क्यों नहीं देना चाहते, और वो भी आप ही की पार्टी की थी। इसके पहले आप ही उनको लेकर आए थे, आप उनको सम्मान देने को तैयार नहीं। आपने तुमको राष्ट्रपति भवन तक सीमित कर दिया है, उनको राष्ट्रपति भवन तक सीमित कर दिया है। बहुत परेशान है ब्रजमोहन जी, भाई राष्ट्रपति के साथ ये कैसा हो रहा है। पर इसके अलावा भी कांग्रेस की बड़ी परेशानी है, तो सुरेंद्र जी उसको समझना चाहता हूं। अब जो राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जयराम रमेश कहते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब उसको अगर संसद भवन में प्रतिष्ठित किया जा रहा है तो इस पर भी ऐतराज, थोड़ा समझाएंगे आप इस पर ऐतराज का विषय क्या है सुरेंद्र जी? एक्चुअल में हिमांशु भाई, हमारा भारतीय जनता पार्टी इतिहास के मुद्दों को लेकर के वर्तमान का विवाद का विषय बना करके मुख्य मुद्दों से सब चीजों को भटकाना चाहती जी। राष्ट्रपति जी को ना बुलाया जाना, राज्यसभा के अध्यक्ष को ना बुलाया जाना, इन सब लोगों को अलूफ करके सारी जगहों पर पीआर एजेंसी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बता देना। और मेरी आवाज ही मुझे मिल रही है, थोड़ा ठीक करा दीजिए जी। तो नरेंद्र मोदी जी की जो परिस्थितियां हैं कि नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को एक तंत्र बनाना चाहते हैं। अब उसमें जब ये मुंह की खाने लगे, जनता में इनके खिलाफ बात आने लगी कि भाई दलितों के अधिकार शिलान्यास के समय नहीं दिया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया,
अब क्या नाम, आदिवासी और महिला का अधिकार राष्ट्रपति जी का उनको नहीं दिया, तो अब ये अपना एक नया दंड निकाल करके ले आए। भाई वो ठीक है, सिंगोल लाए थे, एक क्या नाम प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह उन्होंने, नेहरू जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके उसको अभिलेखागार में रखवा दिया जैसे अन्य प्रतीक चिन्ह रखे थे। अब इसमें भी इन्हें दिक्कत हो गई क्योंकि प्रतीक चिन्ह से सत्ता अब हस्तांतरित नहीं होती है हिमांशु भाई। 1950 में हमारा संविधान आ गया, जब हमारा संविधान आ गया तो सत्ता हस्तांतरित होने लगी संविधान की किताब को हाथ में लेकर के। तो हमने जो है उस राजदंड को जो है वो अभिलेखागार में रखवा दिया। लेकिन अब उसको निकाल करके कि वो चोल राजा, भाई चोल राजाओं के साथ 562 रियासतें और भी तो थी हिंदुस्तान में, सभी ने कुछ ना कुछ हमें प्रतीक चिन्ह दिए थे, ऐसी तो बात नहीं है। वो सब संग्रहालय में रखे हुए हैं और वो संग्रह का विषय, इतिहास का विषय है हमारे लिए गौरव का विषय भी है। लेकिन उस गौरव के विषय को आप संविधान के ऊपर रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उचित नहीं। और आज मैं 2 लेख इसके महत्वपूर्ण हैं, अगर आप चाहें, एक इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है और एक एनडीटीवी में आज राजमोहन गांधी जी ने लिखा है। और ये वही राजमोहन गांधी जी हैं हिमांशु जी, जिन्होंने राजा जी के ऊपर किताब लिखी और उनको पुरस्कार मिला था जी। तो आज राजा जी के बारे में उनके प्रपौत्र शायद उतना नहीं जानते होंगे जितना राजमोहन गांधी जी जानते हैं। तो उनकी स्मृतियों के हिसाब से उन्होंने एक लेख लिखा है, उसको पढ़ना बहुत उचित रहेगा। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक जो परंपराएं चल गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, संघ में और उनके समर्थक मीडिया में, सारी चीजें बिल्कुल किनारे कर दीजिए। जो पीएमओ ऑफिस से और जो अमित शाह के यहां से आ गया उसको लेकर के चालू हो जाए। अभी मैं 3 टीवी चैनलों की बहस में बैठा था, बड़ ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमने कहा भाई हमने तो चलिए स्वतंत्रता संग्राम में हम तो सैनिक थे स्वतंत्रता संग्राम सेना के, तो उसमें कुछ कमियां भी रह गई होगी। आप तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, आपने तो सिर्फ कमियां इंगित करी, आते उसको दूर कर देते। उस वक्त आते क्या नाम, भगत सिंह जी के लिए वकील बन जाते, आते कम से कम अपना जो वो दल क्या नाम वो था, मुखबिर था संघ का, जिसने चंद्रशेखर आजाद जी की मुखबरी की थी, उसको हटा देते। तो ये उल्टी सीधी बातें करना। तो मेरा ये कहना है यहां पर कि राजदंड की उपयोगिता जिस वक्त थी वो कर ली गई, उसके बाद वो संग्रहालय का विषय हो गया। जब हमारा क्या नाम लोकतंत्र आ गया, गणतंत्र की हमारे पास किताब आ गई, संविधान की किताब आ गई, तो उस दिन के बाद संविधान की किताब के नाम पर शपथ ली जाने लगी। उस दिन के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के हिसाब से ही सत्ता परिवर्तित होने लगी। सुरेंद्र जी, आप लोग भाजपा के ट्रैप में इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हो? ये मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे। अरे ठीक है, सेंगुल वहां से निकलकर लोकसभा में भी तो कहीं संग्रहालय टाइप के रखा जाना है, रख जाए। अब आपके नेता काहे को इसके पीछे भी पड़ गए? ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आपके नेता इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? मतलब एक सेंगोल आ रहा था, आके रख जाता। अगर आ भी रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो देन थी, उन्होंने ही तो इसके संदर्भ में परिक्रमा की। उनसे जुड़ी हुई चीज अगर संसद में रखी जा रही है, स्वागत ही हो गया। इसको भी विवाद का विषय बना देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग खुद ही, अर्थात कांग्रेस, भाजपा की मदद कर देती है? पहली बात तो हिमांशु भाई कहते हैं आपकी मासूमियत पे है ना, कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। और ये बात तो ठीक भी है सुरेंद्र जी, आप कैसे मुझे जालिम कह सकते हैं? नहीं जी 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 जी, नहीं मैंने कहा ना, हमने तो कहा कितने मासूम लग रहे हो, वही तो कह रहा हूं। तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है जी। हम तो पहले से कह रहे हैं ना आपको। तो मेरा ये मानना है, आपको बताऊं, सेंगुल पर हमने कोई विवाद नहीं किया, बिल्कुल। जब सेंगुल पर आप विवाद करने के लिए होम मिनिस्टर साहब खुद कूद पड़े और वो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके छेड़छाड़ करने लगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उसमें गुणगान करने लगे कि साहब वो तो क्या नाम सत्ता का प्रतीक था, वो सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक था, तब हमने उसका जवाब दिया कि इसका प्रमाणिक कोई नहीं है। और उसके बाद राजमोहन गांधी जी, जो कि कांग्रेस के नहीं है, उन्होंने लेख लिखा और आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आया और हिंदू में भी लेखा है। तीनों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोलती है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, और प्रेम प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं। ये जो राजदंड है ना, ये राजदंड राजशाही का प्रतीक रहा है। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया भी, तो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है आज भी
वो राजशाही के तहत संचालित है। राजा ही प्रमुख है, वंशानुगत रूप से। इस देश ने लोकतंत्र को अपनाया, इस देश ने लोकतंत्र के तहत अपना आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया हमारे पूर्वजों ने। तो आप राजदंड को लेकर इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्यों आपको राजदंड इतना लुभा रहा है? क्या माने कि हमारी लोकशाही से राजशाही जाने की इच्छा प्रबल हो रखी है, इसलिए अब हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मन भर गया हमारा लोकशाही से, इसलिए अब हमें राजशाही चाहिए। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? नहीं, लोकशाही से और संविधान से किसी का मन नहीं भरा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। पहली बात, बार बार हो रहा है कि राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा है। कौन सा अपमान किया जा रहा है? राष्ट्रपति जी के आखिर वे संसद की दोनों सदनों का वहां पर अभिभाषण करती हैं, जो उनके काम है वो सब करते हैं। अब इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उद्घाटन करना एक मोदी जी ने बनाया। अब श्रवण जी बोल रहे थे कि ये कौन सा हो गया कि वही शिलान्यास करेंगे, वही उद्घाटन करेंगे। अच्छा, दूसरा श्रवण जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संज्ञान नहीं लिया। मतलब संज्ञान नहीं लिया मतलब कि भाई वो इररिलेवेंट है। भाई कोई भी भवन का उद्घाटन करना नहीं करना, ये सारे जो है एग्जीक्यूटिव और सरकार का निर्णय है, और आज तक ऐसे मुद्दों पर विवाद ही नहीं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जरूर है कि भाई पार्लियामेंट का चूंकि हो रहा है, इसलिए सारे राजनीतिक दलों को आना चाहिए, ये अपेक्षा है। आप नहीं करोगे तो कोई कांग्रेस की आज की आदत नहीं है। हम लोग भी विधानसभा में थे, एक तो भवन बनाए, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम। एक मेरा मन में सवाल आ रहा है आपसे, श्रवण जी की अनुमति से पूछ रहा हूं। भाई ऐसा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो दो चार फूफा होते हैं जो रूठ जाते हैं। तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो उन्हें सम्मान से, मनुहार से मनाते हैं और राजी करके लाते हैं। पर आपका तो तरीका ही अलग है। आप तो मनुहार भी जो है दो दूंगा चलते हो कि नहीं, इस शैली में बात करते हो। चाहे वो आपके वित्त मंत्री हैं, चाहे आपके गृह मंत्री हैं, सबकी शैली तो देखो। मतलब अगर ब्रजमोहन जी का मन आज हो भी जाए कि चलो हो लेते हैं, पर आपकी शैली ऐसी होती है कि आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि चले। तो थोड़ा आप इस विषय में बताएंगे, ये आपकी मनुहार की शैली कौन सी है? ये दुलारने वाली है कि मारने वाली है? थोड़ा समझना मुश्किल है, तो थोड़ा आप समझेंगे। आप तो सनातन संस्कृति के बहुत परंपरा के अनुयायी है ना। ये फूफा लोगों को मनाने की कौन सी संस्कृति ले आए हो आप? नहीं, फूफा मामा लोग जो है उनको मनाते हैं। देखिए, अन्य भी विपक्षी दल है, विपक्षी दलों का अपना भी दायित्व है। जहां तक श्रवण जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की अरे आप बार बार श्रवण जी को ले आ रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई आपको कार्यक्रम में बुलाया मैंने आमंत्रित किया, आप पूरे समय श्रवण जी क्या कर रहे हैं? ये बात ठीक कर रहे हैं क्या आप तो मेरे साथ वैसे ही विपक्षियों जैसा व्यवहार करने लगे। मैं श्रवण जी से मैं आज ये अपेक्षा कर रहा था कि वे मोदी विरोध के जो उनके अंदर एक बहुत सारे मैंने मुद्दों पे देखा, इतने अच्छे और इतने जानकार, इतने ऊंचे पत्रकार होने के बावजूद इतना नेगेटिव है कि हर मामले में उनको भी मोदी जी के खामी ही दिखती है। इसलिए मैं श्रवण जी का जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग को आज कह दिया कि भाई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लिया इसका मतलब वो इररिलेवेंट है। तो बड़ी बात यही है मेरा कहना। देखिए, ये तो कोई इशू बनना नहीं था, लोग इशू बनाए हैं। तो देखिए, जो लोग साथ जाना चाह रहे जा रहे हैं। मनाने की बात है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर होंगे वो सारे जो पार्लियामेंट्रियन लीडर होंगे उनसे उन्होंने बात भी की होगी, उनको इन्विटेशन भी देंगे। अब इसके बाद जहां तक सवाल है किसको बहिष्कार करने का, तो बहिष्कार करेगा। लोकतंत्र में उसको ये अधिकार है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और उसको राष्ट्रपति या संविधान के अपमान से जो जोड़ने की बात कही जा रही है, ये गलत है। और ये अगर रहता, हमारे यहाँ एक तरीका होता है विवाह समारोह में आमंत्रित करने का। कुछ लोगों के संदर्भ में हमें आमंत्रित तो करना पड़ता है, लेकिन इच्छा ये रहती है कि ना आए तो बेहतर है। तो उससे बात करने का तरीका वैसे ही हो जाता है। श्रवण जी, आप तो जीवन का इतना तजुर्बा लिए हुए हैं, क्या मान रहे हैं? वाकई सरकार की मंशा थी कि सब आए, या सरकार की मंशा थी ये ना आए? तो कुल मिला के सरकार अपनी मंशा में सफल हो रही है। एक संसद का नया भवन बनकर तैयार हो रहा है, उसे इन विवादों ने सुर्खियां जितनी दिला दी,
अगर सहजता से लोकार्पण होता तो कहां इतनी चर्चा होती? हम बाध्य होते थे क्या 9 साल की चर्चा छोड़ के कामकाज की एक भवन पे चर्चा करते? क्या लगता है आपको, एक बार फिर सरकार या नरेंद्र मोदी सफल हैं अपने अनुसार देश का एजेंडा सेट करने में और विपक्ष उनके अनुसार चलने को बाध्य है? क्या कहते हैं श्रवण जी, आखिरी बात दौर की बातचीत। हिमांशु जी, मेरा मानना है कि अगर विपक्ष के प्रति और प्रजातंत्र के प्रति, और आप मेरा उल्लेख कर रहे हैं मेरी भाषा का, तो फूफाओं मामाओं के प्रति अगर उनके मन में थोड़ा भी सम्मान है, प्रधानमंत्री चाहें तो अभी भी विपक्ष के पूरे खेल को पंक्चर कर सकते हैं जी। उनको कुछ नहीं करना है, उनको राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करना है कि आप आइए और आप ही करेंगे। आप देखिए कि इस देश का माहौल बदल जाएगा और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में, जिसको अंग्रेजी में शब्द है स्काई रॉकेटिंग, एकदम बढ़ जाएगी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कि वो राष्ट्रपति जी को निवेदन करके ले आए और उनसे कहा कि नहीं आप करिए। प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं। देखिए हिमांशु जी, वो अगर करना चाहें तो कर देते। ये जो राजदंड है जिसके बारे में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि एक भावना है। आपने ठीक कहा जो पूछा पांडे जी से। प्रधानमंत्री जो हैं वो राजशाही चाहते हैं, सामंतशाही चाहते हैं और संसद को इतिहास का एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं जिसमें ये जो राजदंड है ये भी एक वस्तु की तरह दिखेगा। जब लोग अंदर जाएंगे देखेंगे, ये जो राजदंड है हिमांशु जी, इसका संबंध राजधर्म से है। और पांडे जी को मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि राजधर्म की बात उनकी पार्टी के किस नेता ने प्रधानमंत्री से कही थी या उस समय मुख्यमंत्री से कही थी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आप पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, अपन सुन लें, क्योंकि ये आखिरी दौर की बातचीत है। मैं चाहता नहीं कि वो उनको नींद नहीं आए फिर रात भर। पांडे जी के प्रति आपकी उदारता और पांडे जी का आपके प्रति प्रेम दर्शक देख रहे हैं, अद्भुत है जी। पांडे जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अटल जी का और मोदी जी के वार्ता का जिक्र लोग करते हैं, अटल जी ने कहा था मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, होना चाहिए। उन्होंने प्रेस में, मोदी जी ने तुरंत उनके सामने कहा था कि साहब वही तो मैं कर रहा हूं। तो इस बात को भी लाना चाहिए, सिर्फ एक पक्ष ले आकर के नहीं रखना चाहिए। जी जी श्रवण जी, पांडे जी की बात से सहमत हूं। मोदी जी जिस चीज को राजधर्म मानते थे वो उन्होंने तब भी किया और अभी भी कर रहे हैं। और अटल जी को इतिहास के जिस म्यूजियम में उन्होंने डाला 2004 के बाद, मैं बार बार आपकी वार्ताओं में जिक्र करता हूं पांडे जी कि 1999 में जितनी सीटें अटल जी को मिली थी गुजरात से लोकसभा में, उनके ये कहने के बाद कि यहाँ राजधर्म का पालन होना चाहिए, गुजरात में 2004 के लोकसभा चुनाव में उसकी आधी सीटें रह गई। तो इसलिए राजधर्म का पालन बाकायदा किया उन्होंने, मोदी जी ने, उसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं हिमांशु जी, जो कि गंभीर चर्चा है जी, ये राजदंड का मामला नहीं है, वो सेंगोल का नहीं है। ये एक आपके मन में क्या है, एक प्रधानमंत्री के मन में क्या चलता रहता है, वो किन प्रतीकों को जनतंत्र का प्रतीक बनाना चाहता है, वो राजदंड को बनाना चाहता है कि संविधान को बनाना चाहता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाना चाहता है, विपक्ष की आवाज को बनाना चाहता है। मुद्दा यह है हिमांशु जी, हो ये रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
हमको इसमें क्या पढ़ना चाहिए विपक्ष के बहिष्कार में? आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने दर्शकों के साथ उसको साझा करने की कोशिश कीजिए कि देश के विपक्ष का 20 पार्टियों का जो आज आप अगर देखें कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये, और जो पार्टियां खड़ी हुई हैं उनकी क्या स्थिति है लोकसभा में या राज्यसभा में, अगर आप उनकी गिनती करें उनके सांसदों की, विधायकों की, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उत्तर पूर्व की कितनी पार्टियां वो उनको गिनाया गया है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मतलब टीडीपी को गिना दिया आपने, अकाली दल को गिना दिया आपने, मतलब हम लोग उस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमको बहस ये करना चाहिए, इतना बड़ा विपक्ष अगर आपके खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी जनता आपके खिलाफ है इन राज्यों की। तो आप अगर पूरे देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये अफोर्ड कैसे कर पाएंगे कि ये इतने लोग आपके विरोध में श्रवण जी पढ़वाना चाहते हैं विपक्ष के विरोध को, समझाना चाहते हैं विपक्ष के विरोध के अंदर छिपे हुए मंतव्य को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण जी ने बताया कि 25 पार्टियां गिनवाई सत्तारूढ़ दल, उसमें कौन कौन सी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी पार्टियां हैं, और विपक्ष ने भी तो 20 पार्टियां गिनवाई हैं, उसमें भी तो संख्या बल के संदर्भ में वैसे ही कुछ आंकड़े हैं। अगर बीजू जनता दल भाजपा के साथ है, अगर उसमें वाईएसआर की पार्टी है, अगर उसमें बसपा भी है, तो कुल मिला के ये बताता है कि विपक्ष में सेंधमारी करने में भी सत्ता पक्ष सफल हो रहा है। पर सवाल सत्ता पक्ष के द्वारा सेंधमारी का नहीं है, सवाल यह है कि ऐसे कदम क्या उठाए जा रहे हैं जिससे ये बोध समाज में जाए, देश में जाए कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। विपक्ष की आवाज तो रहे, पर विपक्ष की आवाज का सम्मान ना रहे, ये क्या देश की लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है? अगर इतने राजनीतिक दल एक साथ होकर किसी बात को उल्लेखित कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा उसका उपहास नहीं बल्कि सम्मान होना चाहिए और उसके समाधान की कोशिश होनी चाहिए। इस परिकल्पना के साथ ही देश का संविधान तैयार हुआ था। क्या संविधान की उस भावना को निभाया जाएगा, ये सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप चारों मेहमानों का धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि बस इतनी आरजू है आज मेरी, कि बस इतनी आरजू है आज मेरी, सियासत में तेरा हिस्सा हो भरपूर। दिलावर फिगार ने जो ये बात कही थी, ये किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, ये इस देश की आवाम के लिए है। जो इस देश की सियासत है उसमें इस देश के लोगों का हिस्सा होना चाहिए, कुछ लोगों का नहीं। तो सभी लोगों से कुछ लोगों तक जाने की किसी भी कोशिश का प्रतिकार होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि देश की संसद भवन के लोकार्पण का समारोह इस देश की लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला होगा, ना कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास हिलाने वाला। इस उम्मीद के साथ मुझे दी इजाजत, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सदा प्रणाम।